हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आप सबका केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 76 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 76 में पहले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम यानी न्यूनतम है? तो हमारा ऑप्शन ए है, 1 है टीन, 2 है लेड, 3 है चांदी यानी सिल्वर और 4 है गोल्ड। तो गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। चांदी का होता है 961.8 डिग्री सी। लेड का होता है 327.5 डिग्री सी और टीन का होता है 231.9 डिग्री सी। तो जैसे कि हमसे पूछा गया इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे न्यूनतम है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? टीन। टीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा टीन। टीन का संकेत ASN होता है, ASN, और इसकी परमाणु संख्या 50 होती है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? पुलिस विभाग से, शिक्षा विभाग से, राजस्व विभाग से या न्याय विभाग से? तो स्टूडेंट, सैडलर आयोग का संबंध जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से था, मतलब इसका संबंध शिक्षा विभाग से था। हमारा उत्तर होगा शिक्षा विभाग। 1916-17 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की और इस आयोग की नियुक्ति की। अब तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा विभाग से है। हमारा अगला प्रश्न है, USA के डेट्राइट एक नगर है को किस नाम से पुकारा जाता है? और रॉकेटों का नगर, वायुयानों का नगर, मोटर गाड़ियों का नगर या द्वीपों का नगर? तो स्टूडेंट, USA का जो डेट्राइट नगर है, डेट्राइट नगर, यह मोटर गाड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फोर्ड कंपनी जो है यहीं पर स्थापित है, तो इसलिए डेट्राइट को मोटर गाड़ियों का नगर कहा जाता है। मोटर गाड़ियों का नगर, मोटर गाड़ियों का नगर। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? त्रयोदशी के दिन, सप्तमी के दिन, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन? तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा पूर्णिमा के दिन। हमारा आंसर होगा पूर्णिमा के दिन। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है?
1.00728 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 0.00055 AMU, 1.00867 AMU या 1.005 AMU। तो एक इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट में जो द्रव्यमान होता है स्टूडेंट, वह होता है 0.0005498। तो ये लगभग जो है 55 के बराबर है, 5500 के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.0005500, इतना होगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 इसका उत्तर सही होगा। AMU में ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। संख्या 6 है, इनमें से किस मिट्टी की जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की, दोमट यानी लोमी मिट्टी, चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल और पथरीली मिट्टी। तो जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दोमट मिट्टी की जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। पथरीली मिट्टी में जो है जल सोखने की क्षमता नहीं होती है। चिकनी मिट्टी जो है जल से परिपूर्ण होती है और इसमें मिट्टी का रिसाव नहीं हो पाता है। काली मिट्टी भी जो है जल सोखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जल सोखने की क्षमता जो होती है दोमट मिट्टी की यानी लोमी सॉइल की होती है। हमारा उत्तर होगा दोमट मिट्टी। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन सा रोग एक असंचरणीय यानी ये जो है संचारी रोग का उदाहरण नहीं है? मधुमेह, टाइफाइड, हैजा, फिलेरिया। फिलेरिया जो है एक संचरणीय रोग है और यह जो है यूचरेरिया ब्रेनोकैप्टी के द्वारा फैलता है। हैजा एक जीवाणु बैक्टीरियो कॉलरी के द्वारा फैलता है। टाइफाइड भी एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है बैक्टीरिया टाइफी। और मधुमेह जो है एक असंचरणीय रोग है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की गड़बड़ी के उपरांत उत्पन्न होता है। तो हमारा उत्तर होगा मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर। मधुमेह, इसको चीनी का रोग भी कहा जाता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, ऐसी स्थिति में शरीर में उपस्थित जो है शर्करा अणुएं विघटित नहीं होती हैं, जिसके कारण शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, स्टार्च की मात्रा बढ़ने लगती है और इस स्थिति को डायबिटीज या मधुमेह या चीनी का रोग के नाम से जाना जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है स्टूडेंट, सर आइजक पिटमैन का संबंध किससे है? छापखाना से, मलेरिया की दवा से, एंटीबायोटिक से या आसोलिपि से? तो 1837 में सर आइजक पिटमैन जो USA यानी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक शिक्षक थे, इन्होंने शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था 1837 में। शॉर्ट हैंड को आसोलिपि कहा जाता है। आसोलिपि यानी शॉर्ट हैंड, SHORT हैंड। इसमें बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, काकड़ी या दीनार? तो मौर्य साम्राज्य में पंचमार्क मुद्राएं प्रचलित थी और उसको उस समय पर्ण कहा जाता था। पर्ण, ये पंचमार्क मुद्रा थी। अब हम स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। आदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है परंतु इकाई नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, आयतन नहीं होता है। तो प्रश्न यह है कि अदिश एक प्रमात्रा है यानी अदिश एक राशि है। राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। वैसी राशियां जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं, उसको अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित हो उसको सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा दिशा नहीं होता है, आंसर होगा दिशा नहीं होता है। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो ओडिशा जो है वर्तमान समय में बॉक्साइट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। हमारा उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 12, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? लिवेन हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, वाटसन और क्रिक ने या साल्क ने? तो लिवेन हुक ने जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था, जबकि जर्मनी के दो वैज्ञानिक, एक वनस्पति शास्त्री और दूसरा प्राणी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स के मॉडल को पहली बार प्रस्तुत किया था। तो हमारा उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक। वाटसन 1939 ईस्वी में एवं क्रिक। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, साधारणतः रेटिना पर बने प्रतिबिंब होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक, दूसरा है वास्तविक तथा उल्टा, तीसरा है आभासी तथा सीधा और चौथा है आभासी तथा उल्टा। तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट वह वास्तविक होता है परंतु उल्टा बनता है। हमारा उत्तर होगा वास्तविक एवं उल्टा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक एवं व्यापक रूप से कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में या मलाबार तट पे या कच्छ की खाड़ी में या मुंबई में? तो स्टूडेंट भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है ये सबसे अधिक मात्रा में सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन, राइजोफोरा जो है इसका प्रमुख उदाहरण है सुंदरबन में, चूँकि इस वन में सुंदरी नामक वृक्ष अधिकता में पाई जाती है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व के बनाए गए सबसे बड़ा डेल्टाई प्रदेश है। इसका नाम सुंदरी वृक्ष की उपस्थिति के कारण इसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, यदि x² - px + q = 0 का मूल अल्फा तथा बीटा हो तो α² प्लस बीटा का मान क्या होगा? p² + 2q, p² + 2pq, p² - 2q या p² - 4q? तो देखते हैं स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है p, अल्फा इंटू बीटा बराबर है ये है q। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे? p का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या है? q। तो हमारा उत्तर होगा p² - 2q। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उनका यथोचित विश्लेषण करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अब मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।